डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसपीएम में। मैं विकास। पहले साथियों, आज हम लोग जो आपका ये पॉलिटिकल थिंकर्स यानी राजनीतिक विचारक हैं, जिसमें आपके वेस्टर्न और इंडियन दोनों यानी पाश्चात्य और भारतीय दोनों विचारकों से संबंधित इनसे एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे इसमें आपके पाश्चात्य विचारक जो हैं, ये आपके जो पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है, चाहे आपका अभी एसटेट का एग्जाम होने वाला हो या इसके बाद यूपी पीजीटी हो या आपका टीजीटी या जीआईसी लेक्चरर का हो, सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए सॉल्व करते हैं बिना देर किए। देखिए, बतौर एक ही वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मैराथन के तौर पर। थोड़ा सा हो सकता है कि हम लोग क्वेश्चन को रैपिड मोड में यानी जल्दी जल्दी करें, तो थोड़ा सा इस चीज़ से आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले वही आपसे पुराना घिसा-पिटा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक? और देखिए, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करते हैं, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ताकि हम लोग और आपके लिए बेहतर कर सकें। तो ज़रूरी है कि आप चैनल को सपोर्ट करें, ठीक? चलिए, पहला क्वेश्चन कि प्लेटो के अनुसार राज्य का निम्नतर यानी सबसे खराब या घटिया रूप कौन सा है? तो है लोकतंत्र। ठीक, ये ऐसा इसलिए मानता है लोकतंत्र को खराब, क्योंकि इसी की वजह से, इसी व्यवस्था की वजह से उसके गुरु जो है सुकरात, उनकी जान चली गई थी। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक हैं? तो ये लेखक हैं आपके निम्नलिखित ग्रंथों में से प्लेटो किसके लेखक हैं? तो रिपब्लिक के लेखक हैं, ऑप्शन सी। दूसरा प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से कौन प्लेटो के सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता? प्लेटो कौन सर्वाधिकारवादी विचारक नहीं मानता है? तो ये है आपके निस्बत। बाकी कार्ल पॉपर, क्रॉसमैन और बर्ट्रैंड ये सर्वाधिकारवादी मानते हैं, लेकिन आर निस्बत नहीं मानता है। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि कौन प्लेटो को सर्वाधिकारवादी मानता है? तो महत्वपूर्ण तौर पर कार्ल पॉपर। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि प्लेटो के परिवार तथा संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत की उत्पत्ति मुख्यतः किसके अनुभव से हुई है? तो याद रखिएगा, ये आपका स्पार्टा से प्रेरित था साम्यवाद को लेकर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसने प्लेटो के न्याय की अवधारणा को रचना प्रकल्प न्याय कहा है? रचना प्रकल्प न्याय कहा किसने? तो एम.बी. फॉस्टर ने कहा है। प्लेटो ने अनंत वास्तविकता की प्रकृति का अपना सिद्धांत विकसित किया और निम्नलिखित के अंदर वास्तविक विश्व को स्पष्ट किया। किसके अंतर्गत वास्तविक विश्व को? द टिमाउस के अंतर्गत, ऑप्शन डी। ये कथन और कारण जो है, ये आपकी स्पष्ट व्याख्या है, उससे संबंधित है। देखिए कि कथन क्या है कि प्लेटो के लिए ज्ञान न तो प्रत्यक्ष ज्ञान है और न ही राय है। ये कथन आपका सत्य है। कारण सही मत या राय ज्ञान है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। तो एक कथन आपका क्या होगा कि ए सत्य है और आर असत्य है। प्लेटो का पुनः प्रकटन किसमें पाया जाता है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है। तो प्लेटो का पुनः उत्पत्ति या पुनः प्रकटन जो पाया जाता है आपका किसमें? थॉमस मोर का यूटोपिया, कैंपोनेला का सिटी ऑफ द सन और बेकन का न्यू अटलांटिस। ये भी सभी में, तो ऑप्शन डी होगा सभी। ये जरा, ये जो पुस्तक है फ्रांसिस बेकन की रचना न्यू अटलांटिस, याद रखिएगा। कि निम्नलिखित में से कौन प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? तो रिपब्लिक का प्रधान यानी मुख्य पात्र कौन सा नहीं है? तो वो है आपका प्रोटागोरस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, प्लेटो द्वारा चर्चित सद्गुण के 4 संगठनों का सही क्रम बतलाइए। तो जो इसके 4 सद्गुण के जो 4 तत्व हैं, न्याय, साहस, संयम और बुद्धि, इनका क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले आपका बुद्धि यानी विजडम, फिर उसके बाद आता है साहस, फिर आता है आपका संयम और फिर उस इन तीनों के मिलने के बाद आपके न्याय की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन सी का सही क्रम है। प्लेटो ने इनके विचारों को लिया था, किनके विचारों से प्रेरित था? हेराक्लिटस, पार्मेनिडीज और सुकरात से प्रेरित था। तो डी होगा उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो का समर्थक है? तो प्लेटो का समर्थक आपका लेविन्सन है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 13 कि प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन किसके द्वारा किया है? तो
प्लेटो ने मानव मन की क्रियात्मकता का वर्णन गुफा के रूपक के द्वारा, विभक्त पंक्ति के रूपक के द्वारा और रूप के सिद्धांत के द्वारा। तो डी होगा उपरोक्त सभी के द्वारा। निम्न में से कौन सा अभिकथन सत्य है? सत्य कथन कि न्याय के लिए ग्रीक शब्द डिकैसुन है, ऑप्शन बी। प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है? न्याय का यही अर्थ है कि जो व्यक्ति के पास जो सबसे ज्यादा गुण में प्रभावी है, जिस गुण में सर्वोत्तम है, उसी के अनुसार वो कार्य करे और कोई किसी दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करे। यही है, जैसे कि अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना, ऑप्शन बी यही न्याय है प्लेटो के हिसाब से। कि आदर्श राज्य के विचार में प्लेटो ने विवक्षा शब्द का प्रयोग निम्न से किस संवर्ग के लिए किया था? तो ये शिल्पकारों के लिए किया था उसने। गुफा और परछाइयां के विचार किससे संबंधित है? तो ये प्लेटो से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नलिखित में से किस में है? तो ये प्लेटो को रिपब्लिक में। द लॉज का लेखक कौन है? तो स्वयं प्लेटो है। निम्नलिखित में से बताइए कि किस पुस्तक के रचयिता प्लेटो नहीं है? 21। तो रिपब्लिक हुआ, स्टेट्समैन और लॉज ये रचयिता है, ये प्लेटो की पुस्तक, लेकिन पॉलिटिक्स जो है अरस्तु की पुस्तक है, न कि प्लेटो की, इसलिए सी होगा। नेक्स्ट है, यह किसका मत था कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? तो ये प्लेटो का कोट है। न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, ये किसका कथन है? तो ये आपका कथन होगा प्लेटो महोदय का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि रूसो की समान इच्छा क्या है? तो रूसो की समान इच्छा क्या है? सभी की वास्तविक इच्छाओं का योग, याद रखिएगा। प्लेटो सभी राज्यों का उद्गम निम्नलिखित के आधार पर रेखांकित करते हैं, किसके आधार पर? तो सामाजिक जरूरतों के आधार पर। 26, निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा के अधिकार को व्यक्तिगत प्राकृतिक अधिकार मानता है? तो ये है हॉब्स, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक। 27 ये मैच करना है आपको। जेम्स जो है, जेम्स प्रथम, वो क्या कहता है, उसकी पुस्तक कौन सी है? तो उसकी पुस्तक द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज, याद रखिएगा। लॉक ये टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट और विलोबी द नेचर ऑफ स्टेट, ये उसकी पुस्तक है। निम्नलिखित में से किस लॉजिकल दृष्टिकोण के अग्रणी के रूप में माना जाता है? तो यह है अरस्तु। अरस्तु द्वारा किए गए सरकारों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी कि सरकार साझे हितों के वशीभूत होती है तथा संपूर्ण समुदाय के साझे हितों के प्रति संवेदनशील होती है, ऐसा नहीं है। अरस्तु के सार्वजनिक हित का सिद्धांत किस धारणा पर आधारित है? तो है वितरणात्मक न्याय। तो जो वितरणात्मक न्याय का जो जनक है वो स्वयं अरस्तु भी है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अरस्तु ने अपने समय में कुल 158 संविधानों का अभ्यास किया, अध्ययन किया, जिसमें केवल एक ही आज विद्यमान है, वो कौन सा है? तो है आपका एथेंस का संविधान, याद रखिएगा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी अरस्तु के संवैधानिक नियम की अभिव्यक्ति नहीं है? तो प्रजा की गरिमा से असंगत, ये नहीं है। 33 कि निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? तो क्या सही नहीं है अरस्तु के बारे में? कि केवल राज्य के सदस्य के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व है, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन सी सत्य नहीं है। केवल 3 सत्य नहीं, बाकी दोनों सत्य हैं। अरस्तु ने इनके द्वारा प्रदर्शित आदर्श राज्यों के समीक्षात्मक अध्ययन के प्रति अपने को अर्पित किया, किसके प्रति? फैलेस, हिप्पोडेमस और प्लेटो, ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। और अरस्तु के क्रियात्पादन सिद्धांत में निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या है? तो उनका सही अनुक्रम क्या है? पहले भौतिक कारण, फिर आता है निमित्त कारण, फिर आता है आपका औपचारिक कारण और फिर आता है अंतिम कारण, ऑप्शन डी। अरस्तु के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो अरस्तु के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कि दास प्रथा उचित सिद्ध की गई है क्योंकि यह दास के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थितियां नहीं दिलाती हैं, बिल्कुल नहीं, ये गलत है, सर्वश्रेष्ठ स्थितियां दिलाती हैं, तो ऑप्शन डी सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विचारक संपत्ति को नैसर्गिक मानता है? तो है संपत्ति को नैसर्गिक अरस्तु मानता है। यह दृष्टिकोण की सरकार एक निश्चित चक्र के अनुसार परिवर्तित होती है, किसने व्यक्त किया? तो ये स्वयं अरस्तु ने। 40 कि अरस्तु के अनुसार सरकार का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा था? तो है पॉलिटी। वितरणात्मक न्याय का अग्रणी प्रतिपादक कौन था? तो यह है स्वयं अरस्तु।
राज्य परिवारों तथा गांवों का समुदाय है, ग्रामों का समुदाय है जिसका उद्देश्य एक पूर्ण तथा आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी अरस्तु। यह किसका कथन है कि अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण, ऑप्शन डी अरस्तु। हॉब्स के लिए फेलिसिटी का क्या अर्थ है? तो हॉब्स के लिए फेलिसिटी का अर्थ है कि उन वस्तुओं को जिनको आदमी पाने के समय समय पर इच्छा करता है, पाने में निरंतर सफलता उसे प्राप्त होती है, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को शासन के आदर्श के रूप में स्वीकार नहीं किया है? किसने? तो ये है हॉब्स ने। उस समय लोकतंत्र था ही नहीं। हॉब्स के सामाजिक संबंध अनुबंध यानी सामाजिक समझौता के सिद्धांत का सार तत्व क्या है? तो उसका है कि सभी लोगों का संप्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण। किसके लिए समस्त अस्तित्व एकदम गतिशील पदार्थ है? ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये हॉब्स। कि सामाजिक समझौता सिद्धांत के तीनों प्रतिपादकों हॉब्स, लॉक, रूसो इस बात पर सहमत हैं कि क्या कि राजनीतिक शक्ति जनता से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है 49 कि निम्नलिखित में से कौन हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सत्ताधारी के विरुद्ध कबूलना, ये बिल्कुल नहीं। सत्ता जो धारी है यानी जो शासक है या लेवियाथन है उसके प्रति आप विरोध नहीं कर सकते, ऑप्शन डी। प्राकृतिक अवस्था मनुष्य का जीवन विकृत, विपन्न, पार्श्विक और अल्प आयु था। ये संबंधित है आपका हॉब्स से, याद रखिएगा। हॉब्स के बारे में किसने लिखा है कि हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है? ये एवनस्टीन का कोट है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 52। हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह कौन सा है? तो हॉब्स ने राज्य के दैवी सिद्धांत का खंडन किया है। 53 कि हॉब्स के अनुसार अनुबंध हुआ था किसके बीच? तो प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक समझौता हुआ। रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था के प्रारंभिक चरण में मनुष्य का जीवन अत्यंत सादा एवं सुखी था, किंतु बाद में यह भ्रष्ट हो गया। किसके अनुसार? किस कारण हुआ? 54। तो ये हुआ संपत्ति के विकास के कारण। 55 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा युग्म सुमेलित है? जेम्स ब्राइस मॉडर्न डेमोक्रेसीज, इनकी रचना ये सुमेलित है। लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस, ये आपकी जो एकलवादी सिद्धांत का, संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत का जनक है जॉन ऑस्टिन, उसकी पुस्तक है। मॉडर्न डेमोक्रेसी जेम्स बाय ए रिपब्लिक प्लेटो की है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लास्की की है। तो केवल सुमेलित है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 56 कि रूसो के सामाजिक समझौते के बारे में क्या सत्य है? तो मनुष्य नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है सामाजिक समझौते के बाद। हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है? तो है संप्रभुत्व। याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है कॉमनवेल्थ शब्द का कौन प्रयोग करता है बताओ राज्य के रूप में? तो ये हॉब्स। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में व्यक्तियों को इनमें से कौन से प्राकृतिक अधिकार प्राप्त थे? तो याद रखिएगा जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि लॉक के अनुसार इनमें से कौन सा प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो समानता नहीं है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो ये है आपके जॉन लॉक। लॉक की प्राकृतिक अवस्था कैसी थी? तो पूर्व राजनीतिक थी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। 62 नीचे दिए गए कोड की सहायता से लॉक के सामाजिक समझौते की विभिन्न अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, तो उनका क्रम क्या है? तो सबसे पहले प्राकृतिक अवस्था की बात करते हैं, फिर वो सामाजिक संबंध की स्थापना होती है, फिर नागरिक सरकार की स्थापना, फिर उसके बाद सरकार की स्थापना होती है, ऑप्शन सी। 63 कि निम्नलिखित में से कौन सा चिंतक यह सुझाव देता है कि संपत्ति का अधिकार जीवन तथा स्वतंत्रताओं का आधार है? तो ये लॉक। ठीक, नेक्स्ट है 64 निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया? कौन? ये है आपके जॉन लॉक। नेक्स्ट है लॉक ने जिस सिद्धांत की दार्शनिक आधारशिला रखी हुई थी संवैधानिक राजतंत्र, याद रखिएगा बेहद बेहद महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन एक सामान्य इच्छा की विशेषता नहीं है? सामान्य इच्छा अचूक, अविभाज्य और उचित होती है, लेकिन अस्थायी नहीं, स्थायी होती है। ऑप्शन ए सम्मिलित नहीं है या विशेषता नहीं है। 67
कि लॉक ने किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो लॉक ने सीमित संप्रभुता का समर्थन किया। 68 कि रूसो की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सबकी इच्छा नहीं है, बल्कि यथार्थ इच्छाओं की वास्तविक इच्छाओं का क्या है? योग है। ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक है? तो ये है रूसो। ये किसने कहा कि लेवियाथन आंग्ल भाषा में लिखी गई राजनीतिक दर्शन की महानतम और संभवतः एकमात्र अति उत्तम रचना है? तो माइकल ऑक्सफोर्ड की रचना कथन है ये। यह किसने कहा था कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को बर्बाद कर दिया? तो ये रूसो का कोट है। 72 लॉक के सामाजिक समझौते के अंतर्गत लोग छोड़ते हैं क्या? तो प्राकृतिक कानून की व्याख्या तथा उन्हें क्रियान्वित करने का अधिकार। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 73 कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हॉब्स लेवियाथन सही है, रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट सही है, कार्ल मार्क्स स्टेटमेंट ये गलत है, ये लेनिन की रचना है न कि कार्ल मार्क्स की। लॉक लेटर ऑन टॉलरेशन ये सही है, तो सी सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से किसने स्वीकार किया है कि व्यक्तियों ने राज्य में प्राकृतिक अवस्था के अपने प्राकृतिक अधिकारों के साथ प्रवेश किया? ये लॉक का। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक सरकार के विषय में चर्चा करता है? तो ये है जॉन लॉक। किसने रूसो की सामान्य संकल्प के सिद्धांत एवं सामाजिक अनुबंध के नैतिक महत्व को अनुबंध के आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया? तो ये कांट। कौन सा सुमेलित नहीं है? हॉब्स पेट्रियार्का ये थॉमस मोर की रचना है न कि हॉब्स की। बाकी सही सुमेलित है। ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है। किसने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा है? तो ये मैकफरसन। किसने संप्रभु के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? तो ये है रूसो। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 80 लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक है, पूर्व राजनीतिक तो है लेकिन पूर्व सामाजिक नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में रहने वाले लोगों का समष्टिगत सामाजिक जीवन के रूप में एक समाज है। ऑप्शन सी। प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून के मध्य स्पष्ट अंतर करके हॉब्स ने विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र की उस पद्धति की आधारशिला रखी जिसे बाद में बेंथम और ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया। यह कथन किसने कहा है? तो यह कथन सेबाइन का कोट है। नेक्स्ट है 82 यह किसने कहा है कि वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक है। बेहद महत्वपूर्ण कोट है, बेहद महत्वपूर्ण। भूलने की कभी गुंजाइश मत कीजिएगा। ऑप्शन सी। ऑप्शन बी रूसो का कोट है ये। सामान्य इच्छा की अवधारणा क्या है? तो सामान्य इच्छा की जो अवधारणा है गुणात्मक अवधारणा है। ये आपको मैच करना है 84 को। तलवार के बिना संविदा मात्र शब्द है, ये कोट किसका है? तो ये हॉब्स का है। ठीक। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, तो ये आपका रूसो का कोट है। और उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड है, उच्चतर शक्ति यानी केवल डाकुओं का झुंड है, राज्य नहीं। ये होगा आपका ये बोंदा का, बोंदा के बारे में कहा गया है। नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ बोधा सही है। राज्य का कार्य व्यक्ति में निर्भरता उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता तथा उसके चैत्य को कुंठित करता है। ये है आपका मिल का कोट है। ठीक। 85 कि संपत्ति के श्रम सिद्धांत का प्रथम प्रस्तुतकर्ता कौन हुआ? तो जॉन लॉक हुआ। 86 कि टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट की रचना जॉन लॉक द्वारा की गई। पहले ट्रीटीज का प्रतिपाद्य विषय क्या था? ये था रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना करना। ये क्वेश्चन आपका बतौर नेट पे पूछा जाता है या जीआईसी के स्तर का या जीडीसी में, तो लेकिन फिर भी बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। प्रथम दो ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट है, लेकिन उसकी जो पहली है वो रॉबर्ट फिल्मर की आलोचना करता है, जो उसकी पुस्तक है पैट्रियार्का। फिर उसके बाद ही अपनी बात रखता है। हॉब्स प्रथम आधुनिक विचारक है जिसने राज्य को विविध हितों का संबंध करता माना। इसमें वह उपयुक्तवादी विचारों का अग्रगामी है। यह कथन किसका है? तो कथन है वेपर का कथन है। निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि नागरिकों को अपनी इच्छाओं का दमन करना चाहिए और सार्वजनिक कल्याण के सामूहिक चेतना का विकास करना चाहिए? ये रूसो का कोट है। नेक्स्ट है कि यूनानी विचारकों द्वारा न्याय के किस पहलू पर बल दिया गया था? ये नैतिक बल पर।
राज्य की प्रकृति और उसके कार्यों की उदारवादी अवधारणा को सर्वाधिक सुस्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला कौन है? तो ये जॉन लॉक। 92 की टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट के लेखक कौन है? तो ये जॉन लॉक। मैच कीजिए जरा 92 को। धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत किसने दिया? मैकियावली। सहमति का सिद्धांत किसने दिया? जॉन लॉक। व्यक्तिवादी कौन है? हॉब्स। और स्वतंत्रता का सिद्धांत रूसो। मनुष्य जन्म से स्वतंत्र परंतु सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है, किसने कहा? तो रूसो का कोट है। कि निम्न में से किस मध्ययुगीन विचारक ने अरस्तु के मूल राजनीतिक विचारों को अपनाया? तो ये है आपके सेंट थॉमस एक्विनास। इन्हीं को कहा जाता है मध्ययुगीन का अरस्तु। मैच कीजिए कि द पॉलिटिक्स, ये आपकी पुस्तक अरस्तु की है। प्रिंस, मैकियावली, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, रूसो, ऑन लिबर्टी, मिल। निम्न में से किसे अराजकतावादी विचारक की श्रेणी में रखा जा सकता है? ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है, गांधी और कार्ल मार्क्स को। ये मैच कीजिए जरा। समान इच्छा रूसो, असीम संप्रभुता हॉब्स, सीमित सरकार जॉन लॉक और नव राजनीतिक विज्ञान मैकियावली। नीचे एक प्रयोग ये भी आपको प्लेटो जो है आपका, ये है फिलोसफर किंग कहा गया इसको। मैकियावली जो है आपका प्राइवेट एंड पब्लिक मोरालिटी की बात करता है। हीगल जो है ये है आपका टाइम स्पिरिट। और अरविंदो घोष की रचना है सावित्री। रचना नहीं, संबंधित हैं लोग। हाँ 101 की निम्नलिखित पुस्तकों को प्रकाशन के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक, तो सबसे पहले लेवियाथन आती है जो कि हॉब्स की रचना है। फिर उसके बाद द कैलकुलस ऑफ कंसेंट, ये फिर है आपका मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस थियरी ऑफ जस्टिस। ठीक, अल्पसंख्यक मत की समस्या इनके द्वारा सुलझाई गई थी, जॉन लॉक के द्वारा। जिस क्रम में राजनीतिक विचारकों ने अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया वो सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले मैकियावली, उसके बाद हॉब्स, फिर उसके बाद रूसो, फिर उसके बाद मिल। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मैच करना है। प्लेटो किससे संबंधित है? दार्शनिक राजा से। रॉल्स निष्पक्षता के रूप में न्याय। बेंथम उपयुक्तवाद। और मार्क्स अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया। प्राचीन यूनानी राजनीतिक दर्शन का मुख्य विचार क्या है? इन लोगों का विचार है उत्तम जीवन की प्राप्ति करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिकल्पना के आविष्कार के रूप में राजनीतिक अधिकारों को किसने दोषी पाया? ये है रूसो। किसने कहा व्यक्ति प्रकृति के अनुसार एक समान है, समाज ने संपत्ति की संस्था के माध्यम से असमान बना दिया है? कथन आपका रूसो का। मैच की जरा। मानकीय राजनीतिक, ये प्लेटो। राजनीतिक विज्ञान का जो जनक है ये अरस्तु। प्रत्यक्षवाद का जनक अगस्त कॉम्ट। और आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जो जनक है मैकियावली। निम्नांकित में से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले आता है प्लेटो का स्टेट्समैन। फिर उसके बाद आता है आर्ट ऑफ वॉर मैकियावली की। फिर है इमाइल रूसो की द फ्रेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट बेंथम की। फिर से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। हम्म तो रूसो की निम्नांकित कृतियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले उसकी है अ डिस्कोर्स ऑन द आर्ट्स एंड साइंस, ये उसकी पहली रचना थी। फिर है इसी इसी रचना से वो फेमस भी हुआ, ये भी याद रखिएगा। ठीक, फिर उसके बाद है अ डिस्कोर्स ऑन द ओरिजिन ऑफ इनइक्वलिटी। फिर उसके बाद है इमाइल। और फिर है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि ये चारों रचनाएं रूसो की आपको याद होनी चाहिए, नोट कर लीजिए। स्टेट ऑफ नेचर पर लॉक का क्या विचार है? तो स्टेट ऑफ नेचर जो है उसका राज्य की जो प्रकृति क्या है, पूर्व राजनीतिक है। नेक्स्ट है, ये मैच कीजिए। एक व्यक्ति एक कर्तव्य, एक
एक वर्ग का एक रूप में न्याय। तो ये पहला ही कोट है आपका प्लेटो का। उचितता के रूप में न्याय, ये संबंधित है आपका रॉल्स का। अनुपातिक समानता के रूप में न्याय अरस्तु, और शक्तिशाली हित के रूप में न्याय थ्रेसिमेकस। 113। मैच, ये मैच कीजिए 113 को। ऑन लिबर्टी, ये पुस्तक है आपकी जीएस मिल की। लेक्चर्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन, ये टीएच ग्रीन की पुस्तक है। आइडिया ऑफ जस्टिस अमर्त्य सेन, और अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया रॉबर्ट नॉजिक। मैच कीजिए इसको। अविच्छिन्न शांति, ये है आपका कांट। स्वर्णिम संतुलन अरस्तु, गुफा सदृश प्लेटो, और स्त्री के रूप में भाग्य मैकियावली। नेक्स्ट है 116। यह किसका कथन है कि जीन जैक रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र तथा सिजेरियन तानाशाही का जनक है तथा उसने कांट एवं हीगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है। यह है डुग्वी का कथन। निम्नलिखित में से किसका राजनीतिक सिद्धांत नाममात्र पर आधारित है? नाममात्रवाद पर आधारित है हॉब्स का। नागरिकों को किसने शासक के नागरिक जीवन का सहभागी तथा बदले में शासित होने वाले के रूप में परिभाषित किया है? ये अरस्तु। प्राकृतिक पुरुष वह होगा जिसमें शक्तिशाली चेतना और वफादार कारण ने सफलता के साथ स्वप्रेम तथा सहानुभूति के सामंजस्यपूर्ण बनाया। इस कथन की पैरवी किसने की है? ये है रूसो। नेक्स्ट है जॉन लॉक रचित टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? तो फिल्मर। ठीक, ऑप्शन बी फिल्मर। कौटिल्य के लिए रूप दर्शक की अवधारणा का क्या अर्थ? बेहद बेहद महत्वपूर्ण, इकलौता ये ऐसा प्रश्न है जो आता ही आता है। ठीक, याद रखिएगा, सिक्कों का निरीक्षक होता है वो। लॉक का निबंध कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग का खंडन किसका करता है? ये हॉब्स के लिव्याथन का। निम्नलिखित चिंतकों में से किन्हें सामान्यतः दार्शनिक उपागम का संस्थापक माना जाता है? ये है आपका प्लेटो एवं अरस्तु। रूसो ने अकेडमी ऑफ डिजॉन द्वारा वर्ष 1749 में प्रायोजित निबंध प्रतियोगिता में इस विषय पर पुरस्कार पाया था। तो क्या विज्ञान और कला की प्रगति ने आचार को भ्रष्ट या शुद्ध करने में योगदान दिया? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 126 कि श्रेष्ठ यानी नॉक्टोरल परिषद का उल्लेख प्लेटो में से किसने किया है? ये क्वेश्चन देखिए 2 बार आ चुका है, तो द लॉज में। ठीक, निम्नलिखित में से किसने परिभाषित किया है कि नागरिक शक्ति दंड के साथ कानून बनाने का अधिकार, संपत्ति का नियमन और संरक्षण और समुदाय की ताकत को ऐसे नियमों के कार्यान्वयन में लगाना है उपयुक्त सभी केवल आम जनता के भले के लिए है? किसका कोट है ये? ये जॉन लॉक। निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस भाग गया था कि एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर सकें? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, अरस्तु। निम्न निम्न में से किसके अनुसार विज्ञान निष्क्रिय जिज्ञासा का परिणाम है? दर्शन केवल बौद्धिक सजावट है, शिष्ट जीवन की सुख सुविधाएं चमकीले रंगीन फीते हैं। ये जीन जैक रूसो का कोट है। रॉल्स ने अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में किसकी सामाजिक अनुबंध परंपराओं का पुनरुद्धार नहीं किया है? जॉन लॉक, जे जे रूसो और इमैनुअल कांट का किया, लेकिन हॉब्स का उसने नहीं किया है। ठीक, ये जरा मैच कीजिए। हॉब्स क्या कहता है? संप्रभुता की सुरक्षा और धर्म पर राजनीतिक सत्ता के सुदृढ़ कथन का दावा करता है। पहला पहले से सुमिलित है। लॉक संवैधानिक सरकार का सीमित रूप की बात करता है। और रूसो क्या कहता है? तो ये दावा करता है कि संप्रभुता मूल लोगों में समाहित और लोगों के पास ही रहेगा। और मिल का क्या है कि व्यक्ति के विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। 132 देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रूसो का विचार नहीं है? तो समान इच्छा इच्छाओं का योग है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन राज्य की विधायी, कार्यकारी और संघीय शक्तियों के अस्तित्व की बात करता है? ये लॉक विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की बात करता है, जॉन लॉक। जॉन लॉक का योगदान किस रूप में है? एक सहमति का सिद्धांत था, सीमित सरकार की बात करता है, तो ऑप्शन 1 और 2।
प्लेटो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। विचार तत्व होते हैं, ये सत्य है प्लेटो के अनुसार। विचार सभी चीजों के सार होते हैं, ये भी सत्य है। विचार चीजों के प्रतिबिंब होते हैं, ये गलत है। विचार सार्वभौमिक होते हैं, ये भी सही है। तो केवल सी सही नहीं है प्लेटो के बारे में। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि अरस्तु का नया सामान्य राजनीतिक विज्ञान न केवल अनुभवजन्य और वर्णनात्मक है, बल्कि कुछ मामलों में यह किसी भी नैतिक उद्देश्य से स्वतंत्र भी है, क्योंकि राजनेता को बुरे राज्य के शासन में विशेषज्ञ बनने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये कथन है जीएच सेबाइन का। ये आपको मैच करना है 139। मैकियावली जो है किसकी बात करता है, नैतिकता के प्रति उदासीन है वो। हॉब्स क्या कहता है कि वो आत्मपरीक्षण की शक्ति प्रदान करता है। लॉक क्या कहता है कि संपत्ति का नैसर्गिक अधिकार। और रूसो क्या, तर्क के प्रति विद्रोह। रूसो के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सामान्य इच्छा एक समूह की सोच है, ग्रुप माइंड नहीं होती है, बिल्कुल नहीं, एक समूह की सोच होती है। तो डी केवल, इसमें केवल डी होगा, ऑप्शन डी। लॉक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो संपत्ति का अधिकार नैसर्गिक अधिकार है, इसमें दिया नहीं, तो ये सही नहीं है, ऑप्शन डी। लॉक की रचना कौन सी है, टू ट्रीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। रूसो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, और ये क्या है, विलोबी द नेचर ऑफ स्टेट, और जेम्स प्रथम द लॉ ऑफ फ्री मोनार्कीज। रूसो के पश्चात किस दार्शनिक ने सामाजिक समझौता की अवधारणा को एक दार्शनिक उपकरण के रूप में प्रयुक्त किया। तो यह जॉन रॉल्स। जॉन लॉक के राजनीतिक दर्शन का सही क्रम बताइए, फिर से क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार, प्राकृतिक अवस्था, फिर अनुबंध, फिर नागरिक समाज की स्थापना करता है। निम्न से किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति का जीवन एक भद्र बर्बर था। ये कथन है रूसो का, नोबल सेविस। निम्न में से किस एक के अनुसार प्लेटो द्वारा प्रतिपादित न्याय सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत दोनों ही सद्गुण है और राज्य तथा उसके सदस्यों के सर्वोत्तम कल्याण को परिलक्षित करता है। यह है कथन सेबाइन का। वह व्यक्ति जिसने भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके ये कहा कि मेरा है, और वह नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक था। ये रूसो का कोट है। निम्न में से कौन सा विद्वान प्लेटो को मुक्त समाज का शत्रु मानता है। बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहद। तो कार्ल पॉपर। सहिष्णुतापन 4 पद, लेटर्स ऑन टॉलरेशन 4 लेटर लिखते हैं, कौन, जॉन लॉक। द पॉलिटिकल थियरी ऑफ पॉजिटिव इंडिविजुअलिज्म, हॉब्स टू लॉक, ये पुस्तक बेहद महत्वपूर्ण है। तो सीबी मैकफरसन की रचना है। वितरणात्मक न्याय का अग्रज प्रतिपादक कौन किया था, तो अरस्तु किया था। निम्नांकित में से कौन अरस्तु के शिक्षण संस्थान का नाम था, तो द लिसियम, और प्लेटो का शिक्षण संस्थान का नाम था एकेडमी, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सामाजिक अनुबंध विचारक नहीं है, यानी सामाजिक समझौते से संबंधित नहीं है, तो जुर्गेन हबरमास। ठीक। 154 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन हॉब्स से नहीं जोड़ा जा सकता। तो यह है, प्राकृतिक अवस्था में शिक्षा मनुष्यों को समाज के लिए उपयुक्त बनाती थी, ऐसी कोई बात नहीं करता है। 155 कि हॉब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार है यदि संप्रभु प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता या उनके जीवन को भयाक्रांत करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन लॉक द्वारा नहीं लिखी गई है, द कॉजेज ऑफ द ग्रेटनेस एंड द डिक्लाइन ऑफ द रोमन्स। किसने कहा कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य वही प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, ये सेबाइन का कोट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस राजनीतिक दल के विलय के लिए अशोक मेहता ने पिछड़ी अर्थव्यवस्था की राजनीतिक विशेषताओं का सिद्धांत प्रस्तुत किया। देखिए ये बीच में कहीं से आ गया है, तो कोई बात नहीं। इसका राष्ट्रीय प्रसोपा इन प्रजा सोशलिस्ट पार्टी। लॉक ने निम्न अधिकारों में से किसे अपने प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा में सम्मिलित नहीं किया है, तो यह समानता का अधिकार। प्लेटो के पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय क्या है, तो यह है आपका न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति। थॉमस हॉब्स का राजनीतिक दर्शन आधारित है उनके मनोविज्ञान तथा भौतिक विज्ञान पर।
किसने कहा कि निर्धनता अपराध और क्रांति की जननी है? ये अरस्तू का कोट है, बेहद फेमस कोट है इनका। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को प्राप्त था केवल क्या? प्राकृतिक अधिकार प्राप्त था। इनमें से कौन एक आत्मरक्षा को मनुष्य का बुनियादी अधिकार घोषित करता है? तो ये है हॉब्स। हम्म, 166। हॉब्स ने लेवियाथन पुस्तक कब लिखी? तो 1651 में। हॉब्स ने, हाँ ये देखिए क्वेश्चन सेम रिपीट हो गया है। 168। किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों में जकड़ा हुआ है? तो रूसो का कोट है। सामान्य समझौता, सामाजिक समझौता सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया है? तो ये हॉब्स। सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य का भी सेम क्वेश्चन। कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की घोषणा अपने उद्देश्य के रूप में कब की? तो ये था 1929, बीच में आ गया। सुमेलित करना है। हॉब्स किसका है? पुस्तक लेवियाथन, रॉबर्ट फिल्मर, ये आपके पैट्रियार्का से संबंधित पितृसत्तात्मक, रूसो, इमाइल और जॉन लॉक, सिविल यानी टू ट्रीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुनिश्चित सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? ये थे अरस्तु। रूसो की सामान्य इच्छा का मतलब यह है कि उत्कृष्ट सार्वभौमिक इच्छा कि किसी एक व्यक्ति की भी हो सकती है जिसका उद्देश्य समुदाय का परिणाम सामान्य हित हो। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। ये कथन किसका है? तो ये कथन आपका हॉब्स का है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक सिद्धांतवादी ने कहा है कि मैं समस्त मानव जाति की एक सामान्य प्रवृत्ति एक के बाद दूसरी शक्ति प्राप्त करने की शाश्वत तथा अनवरत अभिलाषा को प्रस्तुत करता हूँ जो केवल मृत्यु के साथ ही समाप्त होती है? ये हॉब्स का कोट है। कौन ये मानता है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व है? तो ये अरस्तु। राज्य व्यक्ति से बृहद है, ये आप बताइए। 178 कि लॉक ने सामाजिक समझौते का सिद्धांत का उपयोग किया है उदार लोकतांत्रिक राज्य को न्यायसंगत ठहराने के लिए। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक इसलिए कहते हैं क्योंकि उसने अपने सिद्धांत को अच्छे विचार पर आधारित किया है। किसने सामाजिक समझौता को अवधारणा को निरंकुश संप्रभुता के साथ जोड़ा? ती है बोंदा, सॉरी नहीं बोंदा नहीं, हॉब्स। क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है। फेमस कोट अरस्तु। पॉलिटी यानी संवैधानिक जनतंत्र कहीं अधिक स्थायी व्यवस्था जिसमें क्रांति की संभावना कम रहती है। एक कथन है आपका अरस्तु का। 183 कि निरंकुश संप्रभुता का सर्वाधिक सशक्त समर्थक कौन हुआ? तो हॉब्स हुआ। प्लेटो का न्याय संबंधी सिद्धांत स्थिर या निष्क्रिय, आत्मनुवादी, अनैतिक, अव्यवहारिक और अमनोवैज्ञानिक है। यह कथन किसका है? तो ये सेबाइन का कोट है। यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से अधिक साम्यवादी होते। ये कोट आपका मैक्सी का है। नेक्स्ट है रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकी। ये कोट है आपका रूसो का। क्रांति का सदैव अ, क्रांति का सदैव असमानता में पाया जाता है। ये अरस्तु। 3 बार रिपीट हो गया क्वेश्चन। वास्तविक कानून उसका आदेश है जो दूसरों को आदेश देने का अधिकार प्राप्त है। ये भी हॉब्स का कोट है। अरस्तु के उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक राजनीतिक विचारक कौन हुआ? तो हुआ आपका मैकियावली। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति सबके हाथों में अपने को समर्पित करते हुए किसी के भी हाथों में अपने को समर्पित नहीं करता है। यह कथन किससे संबंधित है? तो रूसो से। सेवन कहता है कि अंग्रेजी भाषा भाषी जातियों ने जितने भी राजनीतिक दार्शनिक को जन्म दिया उनमें कौन कदाचित महानतम है? तो है हॉब्स। 192 कि रूसो की समान इच्छा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये सबकी इच्छा नहीं है। ठीक। रूसो का संप्रभु यानी शासक, हॉब्स का लेवियाथन जिसका सिर कटा हुआ। बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण, सपने में भी मत भूलिएगा, याद रखें। तो प्रोफेसर वॉन का कोट है। नेक्स्ट है 194 निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना जॉन लॉक ने नहीं की थी? तो पर्शियन लेटर। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या विश्व के राजा दर्शन की भावना से प्रेरित नहीं होंगे तब तक राज्यों की उनकी बुराइयों से मुक्ति नहीं प्राप्त होगी। कथन किसका है? ये कथन है प्लेटो का।
मैच कीजिए जरा। जेएस मिल जो है, जेएस मिल महिला मताधिकार, और हॉब्स जो है आपका सामाजिक समझौता, मैकियावली सीजर बोर्गिया का राजशिल्प, और मार्क्स वर्ग संघर्ष से जुड़ा हुआ है। 197 निम्नलिखित में से किस पुस्तक में रूसो ने समान इच्छा की अवधारणा का उल्लेख किया? तो वह द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से कौन प्लेटो के विचार के सिद्धांत का द्योतक नहीं है? तो है आपका एंटिस्थेनेस, निरपेक्ष वैराग्य वृत्ति तथा कठोर स्वयातना का विचार। ये मैच कीजिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 203 कि ये आपको मैच करना है। प्लेटो के संवाद हैं और उसके जो मुख्य विषय हैं, यानी उसकी एक तरफ रचना है और उसमें क्या मुख्य विषय है वो उससे आपको मैच करना है। चलिए मैच कीजिए जरा। सिंपोजियम ये है प्रेम की तत्व मीमांसा। फ्लेवर्स जो है विचारों के सिद्धांत को नीति शास्त्र के क्षेत्र में लागू करना। रिपब्लिक है राजनीति का क्षेत्र, और टाइमेस है भौतिक अस्तित्व के सिद्धांत का क्षेत्र। चलिए ये 204 कि निम्नलिखित में से किसने नागरिक शक्ति की परिभाषा इस प्रकार की है कि संपत्ति को विनियमित करने तथा उसके संरक्षण करने तथा ऐसे कानून को लागू करने में समुदाय की शक्ति का उपयोग करने के लिए शक्ति के साथ विधि बनाने का अधिकार, ये सभी सार्वजनिक हित के लिए होता है। तो ये है जॉन लॉक का। निम्नलिखित में से किसके विचारों को उपयोगितावाद के दार्शनिक अतिवाद के रूप में शामिल किया गया है? ये है आपके थॉमस हॉब्स। अगला प्रश्न कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार न्याय है कि एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य। ये मैच करना है कि मौन सहमति जो है आपका, ये लॉक की सकारात्मक स्वतंत्रता है, और स्वयं से संबंधित ये है आपका बेंथम नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता, ये संबंधित है आपका बर्लिन, और सुव्यवस्थित समाज ये जॉन रॉल्स। ठीक। दो सौ नौ अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित था कि कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है। कौन सा राजनीतिक चिंतक अरस्तु के विचार को पूरी तरह अस्वीकार करता है? तो है थॉमस हॉब्स। किसने इस पर संदेह प्रकट किया है कि लॉक गौरवपूर्ण क्रांति के समर्थक थे? कौन? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है? तत्कालिक विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन ये सत्य है। राजनीति के एक अनुभवी विज्ञान का विकास करना ये भी सत्य है। आदर्श प्रकार पर पहुंचना नहीं, और अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना ये भी नहीं है। तो केवल ए और बी, यानी ऑप्शन बी। किसने रूसो को अधिनायकवादी लोकतंत्री बताया है? तो ये है जैकब टॉलमैन। उदारवादी अर्थव्यवस्था की आवश्यक रूपरेखा प्रदान की गई थी किसमें? तो स्मिथ द्वारा। हॉब्स के लिए केंद्र बिंदु सत्ता है न कि अधिकार। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए व्यक्तियों के बीच सहमति जुटाना कठिन है। अब हम लोग पढ़ेंगे मैकियावली, जर्मी बेंथम, टी.एच. ग्रीन, हिगल और जॉन स्टुअर्ट मिल, जो कि आधुनिक राजनीतिक विचारक हैं। इनसे संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इससे पहले आपके प्राचीन थे। तो निम्नलिखित में से किस दार्शनिक प्रश्न में मैकियावली को रुचि नहीं थी? प्यारे साथियों, फिर से आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक। ये जो आपका सेक्शन है ये आपका पॉलिटिकल थिंकर्स, जिसमें इंडियन और वेस्टर्न दोनों हैं। पहले हम लोग वेस्टर्न को कवर कर रहे हैं, फिर इसी में इंडियन को कवर करेंगे। तो आप जरूरी है ये है कि आप ये जितने भी क्वेश्चन हैं बतौर मैराथन में या रैपिड के रूप में हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि कम से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो आपका समय भी कम बचे और लाभ भी आपको ज़्यादा मिले। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ जुड़िए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं या शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी करें तो भी आप चैनल से जरूर जुड़ें। चलिए
कि निम्नलिखित में से किस दार्शनिक प्रश्न में मैकियावेली को रुचि नहीं थी? तो वो था कि कैसे राजनीतिक दायित्व पूरे किया जाए? बिल्कुल नहीं। वो इस प्रश्न को खोजता था कि शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है, कैसे संरक्षित की जाती है, सरकार मजबूत कैसे बने, स्वतंत्रता कैसे संभव हो पाती है, इन प्रश्नों को खोजता है। लेकिन ऑप्शन बी इसमें डिसमैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 217 कि किसके अनुसार भारतीय संविधान का लक्ष्य अखंडल जाल में अंतर्गुम्फित 3 विशिष्ट तत्वों के रूप में राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक क्रांति के लक्ष्य तय को प्राप्त करना है? ये इसमें आगे है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन का कोट है। क्यों निकोलो मैकियावेली को व्यवहारिक राजनीति के सिद्धांतवादी के तौर पर उल्लेखित किया जाता है? क्योंकि उसने वह मानवीय व्यवहार को आदर्श को त्यागने और अनुभवजन्य वास्तविकता के अवलोकन की आवश्यकता को समर्थन देता है। ऑप्शन सी। 219 कि अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक कौन है? तो मैकियावेली है। जर्मी बेंथम की पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन कब प्रकाशित हुई थी? ये पुस्तक ही पूछ देता है कि किसकी पुस्तक है, तो याद रखिएगा ये तो जर्मी बेंथम की पुस्तक, लेकिन प्रकाशित कब होती है? 1789 में। किसने इस वक्तव्य को स्थापित किया कि राज्य को व्यक्तियों के आत्मसम्मानी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? तो जॉन स्टुअर्ट मिल। जर्मी बेंथम के अनुसार प्रकृति ने मनुष्य को 2 शक्तिशाली स्वामियों के नियंत्रण में रखा है, जिनके क्या नाम है? तो है सुख और दुख। जर्मी बेंथम किस प्रकार का विचारक था? तो ये था उपयुक्तवादी विचारक। द प्रिंस किसकी सर्वोत्कृष्ट रचना है? तो ये निकोलो मैकियावेली की रचना है। उपयुक्तवाद के दर्शन के संस्थापक कौन है? जर्मी बेंथम है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत प्रतिष्ठित किया किस आधार पर? तो ये उपयुक्तता के आधार पर। ठीक, उपयुक्तता के आधार पर। राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है? तो है राज्य। व्यवस्थापिका को अधिक जनप्रतिनिधित्वात्मक बनाने के लिए जीएस मिल ने संस्तुति की है किसकी? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की, महिला मताधिकार की और शिक्षितों के लिए यानी जो शिक्षित हैं उनके लिए बहुत यानी बहुल मताधिकार की। तो डी होगा उपरोक्त सभी। 229 कि निम्नलिखित में से कौन एक सार्वजनिक व्यस्क मताधिकार का विरोधी है? तो स्वयं जीएस मिल है। निम्नलिखित में से किसने संपत्ति को स्वाभाविक माना है? तो ये अरस्तु। 231 है मानवीय कार्यों को आत्म संबंधी अन्य संबंधी के रूप में किसने वर्गीकृत किया है यानी बांटा है? स्वविषयक, परविषयक, ये ऐसे करके प्रश्न आता है। तो ये जीएस मिल। निम्नलिखित में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक था? तो ये था जीएस मिल। निम्नलिखित गुणों में से अरस्तु के अनुसार शासक के लिए कौन सा विशिष्ट है? तो उसके लिए सबसे जो विशिष्ट है वो है आपका न्याय। सुख दुख समाकलन के विचार का प्रतिपादन किसने किया है? तो सुख दुख को समाकलन करने का विचार बेंथम। समाकलन मतलब मापना। नीचे लेखकों में से किसने सुखवादी दर्शन में ईसाई मानवतावादी मूल्य का परिचय करवाया? तो ये है बेंथम। ये मैच कीजिए जरा। स्वेच्छावाद तो ये संबंधित है रॉबर्ट नॉजिक। उपयुक्तवाद बेंथम। सिविल सोसाइटी हीगल और स्वराज गांधी। व्यक्ति अपने ऊपर, अपने देह और अपने दिमाग पर संप्रभु है, किसने लिखा है? तो ये लिखा है जीएस मिल ने। 239 सार्वजनिक कल्याण विधायक का ध्येय होना चाहिए, ये बेंथम का कथन है। निम्नलिखित में से किसने बेंथम के दर्शन की आलोचना की पीक फिलॉसफी के तौर पर की? यानी सुअरों का दर्शन, शुक्रों का दर्शन है उपयुक्तवाद। शुक्रों का दर्शन किसने आलोचना की है? तो ये कार्लाइल ने कहा है। ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है। जेएस मिल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उपयोग का सिद्धांत जीवन का अंत है। बाकी तीनों सही है। 243 कि उपयुक्तवाद के जेएस मिल के संशोधित संस्करण का मानवीकरण करने में किसने सहायता की है? तो है हैरियट टेलर। जेएस मिल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है कि दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित है? ऑप्शन
4, केवल डी सत्य 4। निम्नलिखित में से किस विचारक का कहना था कि आज्ञापालन का संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों से कम है? ये है बेंथम। जेएस मिल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है? आनंद गुणवत्ता और मात्रा में भिन्न होता है, सत्य है। मिल और गैर उपयुक्तवादी तर्कों का उपयोग करते हैं, भी सत्य है। सुख वाहन फलाने फैल्सिफिक कैलकुलस असंगत है, ये सत्य है। आनंद को वस्तुनिष्ठ तरीके से मापा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, ये गलत है उनके बारे में, केवल डी इसमें गलत है। मैकियावेली के प्रिंस को निम्नलिखित में से किसने महान और एक वास्तविक राजनीतिक प्रतिभाशाली व्यक्ति की सच्ची धारणा की संज्ञा दी थी, जिसका सर्वोच्च एवं महान उद्देश्य होता है? ये कोट है आपका हीगल महोदय का। सुख की मात्रा समान रहने की स्थिति में कबड्डी का खेल और पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि काव्य पाठ। ये बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनमें से कोई नहीं है, डी होगा, लेकिन ये बेंथम का कोट है, याद रखिएगा। निम्न में से किस एक ने राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति की विवेचना में सामाजिक संविदा की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया है? तो यह बेंथम। तीनों ने सामाजिक समझौता का उपयोग किया, लेकिन बेंथम ने नहीं किया है। निकोलो मैकियावेली के अनुसार एक शासक के कुछ गुण होने ही चाहिए, निम्नलिखित में से भी किसके पक्ष में नहीं थे? तो वो दया के पक्ष में नहीं थे, बाकी सब गुण वो मानते थे। बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयुक्तवादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है क्या? तो शुक्रो का दर्शन, और किसने कहा? कार्लाइल ने। निम्नलिखित में से कौन सी जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिधित्वात्मक सरकार की विशेषता नहीं है? तो है ये सार्वभौमिक मताधिकार पर होगी, क्योंकि वो स्वयं इसके विरोधी थे, इसलिए सत्य नहीं होगा। कि लोगों की अधिकतम खुशी सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति विशेष के हाथ में अधिशेष धन, इस विचार की वकालत किसने की? ठीक है, जेरमी बेंथम। टी.एच. ग्रीन ने किस विषय में अपना विशाल योगदान दिया है? तो ब्रिटिश उदारवाद के पक्ष में। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा नहीं लिखी गई है? तो यूटिलिटेरियनिज्म, कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, द सब्जेक्शन ऑफ ह्यूमन, तीनों पुस्तकें किसकी हैं? मिल की हैं। द प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स इसकी नहीं है, तो ठीक डी होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि तीनों पुस्तकें आपको याद होना चाहिए, कभी कभी अकेले भी पूछता है। हेगल के पूर्ण विकसित राज्य की अवधारणा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। व्यक्ति परिवार में आत्म व्यक्ति और पूर्णता प्राप्त करता है, सत्य है। नागरिक समाज व स्वनिश्चय का दायरा स्वहित की साधना, एक और दो दोनों सत्य हैं। राज्य की जनता की नीतिपरक इच्छा को मूर्त रूप देता है, सत्य है। तीनों कथन सत्य हैं, 1 2 3। राष्ट्र राज्य या राष्ट्र का कारण, राष्ट्रीय राष्ट्र कारण का अवतरण है, या पृथ्वी पर भगवान की पदयात्रा, यानी तो ये कोट ऐसे है कि जो राज्य है पृथ्वी पर ईश्वर की पदयात्रा या अवतरण है, ये कथन है आपका फ्रेडरिक हेगल का। निम्नलिखित में से कौन ऑन लिबर्टी पुस्तक का लेखक है? तो ये जी.एस. मिल है। 259 कि निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से युक्त एक नैतिक संस्था बनाया? तो ये जी.एस. मिल ने। निम्नलिखित में से कौन एक सार्वभौम व्यस्क मताधिकार का प्रबल विरोधी में से एक था? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। किसने कहा रक्त संबंध समाज का निर्माण करता है, कालांतर में समाज राज्य का निर्माण करता है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, प्रश्न बार बार पूछा गया, तो इसलिए याद रखिएगा, भूलने की जरूरत नहीं है। मैं कई बार का कोट है, कोई सभी या PYQ उठा के देख लीजिए, प्रश्न उसमें है कि नहीं। निम्नलिखित में से कौन एक देश कठोर संविधान के एक सर्वोत्तम उदाहरण है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? तो राज्य। हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। किसका कथन है? तो ये हेनरी मैन का कथन है। 265 ये मैच करना है आपको। मैकियावेली क्या किससे संबंधित है? व्यक्ति को छल कपट जानने के लिए लोमड़ी और भेड़ियों से डरने के लिए शेर जैसा होना चाहिए, ठीक। मिल क्या कहता है? तो अपने ऊपर अपने मस्तिष्क शरीर पर व्यक्ति संप्रभु होते हैं, मिल से संबंधित है। ग्रीन इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है, और बेंथम पुष्पिन उतना ही अच्छा है जितना कि कविता का पाठ करना।
मनुष्य राज की आज्ञा का पालन इसलिए करता है क्योंकि वह जानता है कि अवज्ञा से होने वाले अहित की तुलना में आज्ञा पालन अधिक उपयोगी है। ये कथन बेंथम का है। बेंथम के अनुसार सुख दुख प्राप्ति के कितने साधन हैं? तो 4 साधन हैं। राजकीय सहायता व्यक्ति के आत्मविश्वास के भाव को नष्ट कर देती है। यह उसके उत्तरदायित्व को दुर्बल बनाती है और चरित्र के विचार को कुंठित कर देती है। ये कथन किसका है? तो जीएस मिल का। नए समाज रूपी शिशु के गर्भ में धारण करने वाली हर पुरानी व्यवस्था के लिए शक्ति एक दायी है। ये कोट भी आपका किसका है? देखिए, कार्ल मार्क्स का बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक, निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना बेंथम ने ब्लैक स्टोन की रचना द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड की रचना करने के लिए की थी? द किसकी? ये है अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट। देखिए, ये तो किसकी रचना है? अ फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट तो बेंथम की रचना है। ब्लैकस्टोन की रचना द कमेंट्रीज ऑन द लॉज ऑफ इंग्लैंड। इन दोनों पुस्तक की तो आपको याद होना चाहिए कि लेखक कौन है, लेकिन ये प्रश्न अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है, इसको भी याद रखिए आप। एक संतुष्ट सुअर से एक असंतुष्ट सुकरात का जीवन श्रेष्ठकर या बेहतर या श्रेष्ठ है। ये कथन जीएस मिल के व्यक्तिवाद से संबंधित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें से सही है, ये आपको बताना है। बेंथम का मानना था कि मनुष्य उपयुक्तवाद की अधिकाधिक वृद्धि करते हैं। सत्य है। बेंथम महिलाओं के मताधिकार पर पुरजोर समर्थन करते थे और वही मिल, हाँ ठीक, दोनों। दार्शनिक उग्रवादी बेंथम क्यों आए थे? बिल्कुल नहीं, तो केवल 1 और 2 सत्य है। किसने मिल को एक विरक्त प्रजातांत्रिक कहा है? तो कार्ल सीएल वेपर महोदय ने कहा। निम्नलिखित में से कौन इस बात से सहमत है कि किसी सभ्य समुदाय के किसी सदस्य के ऊपर अधिकृत रूप में शक्ति का उपयोग करने का एकमात्र उद्देश्य अन्य को नुकसान पहुंचाने से रोकना है? ये कथन है आपका जीएस मिल का। निम्नलिखित में से कौन रॉल्स की अज्ञानता की आवरण विल ऑफ इग्नोरेंस की अवधारणा की एक विशेषता सही नहीं है? ठीक, जो है कि पक्षकार अपनी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को जानते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से क्या मैकियावेली के राजनीतिक सिद्धांत के बारे में सही है? तो सही कथन कौन से राजनीति के बारे में? इसे प्राचीन रोम को देवत्व प्रदान किया गया है। सत्य है। और इसमें इतिहास का व्यापक रूप से उपयोग किया गया ताकि शासन कला सीखी जा सके। सत्य है। राजा या शासक की सफलता हेतु निजी सेना की आवश्यकता बताई गई है। बिल्कुल नहीं, निजी सेनाओं की भाड़े के सैनिकों का विरोध करता है वो। ठीक, इटली के नैतिक पतन हेतु धर्म को दोषी बताया गया। तो इसमें केवल और केवल जो कथन सत्य होंगे ए और बी। ठीक, ऑप्शन ए और बी सत्य है। हीगल की द्वंद्वात्मक विधि क्या थी? तो हीगल की जो द्वंद्वात्मक विधि है कि प्रतिवाद की समस्या को सुलझाना, वाद संवाद और प्रतिवाद। इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के अनुसार सामाजिक संरचना की निम्नलिखित परतों की प्राथमिकता का सही क्रम क्या है? बी जो है, आप देखिए जरा, पहले इसमें उत्पादन की शक्तियां क्या होंगी, फिर उत्पादन के संबंध, फिर कानूनी और राजनीतिक संगठन, फिर उसके बाद विचारधारा। तो ऑप्शन बी। अब एक कम्युनिस्ट विचारक कार्ल मार्क्स, लेनिन एवं माओ से संबंधित प्रश्न आएंगे। प्यारे साथी, फिर से आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो साथी एस्टेट की तैयारी करें उनके लिए ये बताओ रिवीजन आप कह सकते हैं। ठीक, तो रिवीजन के लिए कि एक ही वीडियो में तमाम जो इंपॉर्टेंट विचारक हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। और ये पूरा जो वीडियो है, आप किसी पॉलिटिकल साइंस का कोई सा भी एग्जाम दें, किसी भी स्टेट का, सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, कि वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व क्या है? तो वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व है। किस एक विचारक की यह मान्यता थी कि राज्य एक उत्पीड़न का यंत्र है? तो कार्ल मार्क्स का मानना था। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कौन है? तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मार्क्स के अनुसार कौन ऐतिहासिक परिवर्तन का प्रमुख कारक है? तो है आपका वर्ग। क्रांतियां इतिहास को आगे बढ़ाती हैं, प्रसिद्ध कथन किसका है? बेहद बेहद फेमस कोट है, कार्ल मार्क्स का है। मार्क्स के अनुसार राज्य की उत्पत्ति हुई है तो कैसे हुई है? धनी लोगों के द्वारा गरीब के शोषण को वैधानिक प्रदान करने के लिए। ठीक, ऑप्शन डी। किसने किसने राज्य की उत्पत्ति संबंधी दैवी सिद्धांत को न्यायोचित ठहराने हेतु ट्रू
ट्रू लॉ फ्री मोनार्कीज नामक पुस्तक लिखी। तो जेम्स प्रथम की रचना है और बार-बार आपसे पूछी जाती है। किसने राज्य को बुर्जुआ वर्ग के मामलों के प्रबंधन करने वाली कार्यकारी समिति के रूप में देखा? तो कार्ल मार्क्स। मार्क्स के अनुसार वर्ग का आशय लोगों के समूह से है कि जिनका आर्थिक व्यवस्था में एक सा स्थान है। मार्क्स ने समाजवाद को एक अस्त-व्यस्त स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसे एक दर्शन मिला और एक दिशा मिली। किसने कहा? एक है आपका लास्की, बेहद फेमस कोट है, इसको आप याद रखिए। द्वंद्वात्मक पद्धति सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी? तो हीगल। याद रखिएगा, जो मार्क्स ने द्वंद्वात्मक पद्धति ग्रहण किया वो हीगल से ग्रहण किया था। मार्क्स का अंतिम उद्देश्य क्या था? तो मार्क्स का अंतिम ध्येय था कि एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना। निम्नलिखित विचारों में से मार्क्स ने हीगल से कौन सा विचार लिया था? तो याद रखिएगा, द्वंद्वात्मक पद्धति। मार्क्स का मत है कि वर्ग भेद की उत्पत्ति हुई है कैसे? जब मनुष्य ने अवस्थित जीवन व्यतीत करना तथा खेती करना प्रारंभ किया। आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के समान हितों का प्रबंध करने वाली समिति है। ये वक्तव्य कार्ल मार्क्स का है। 294 कि मार्क्स का कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कब प्रकाशित हुआ? तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में प्रकाशित हुआ। एंजल्स और मार्क्स ये दोनों ने संयुक्त रूप से रचना लिखी है। मार्क्स दो व्यक्तियों से प्रभावित था। कौन कौन से? तो हीगल और फायरबाख से प्रभावित था। किसने कहा कि विश्व प्रत्येक अवस्था में उत्पाद और भविष्यवाणी दोनों है? ये कोट जो है आपका कार्ल मार्क्स का है। मार्क्स के दास कैपिटल के बारे में किसने कहा था कि यह अप्रासंगिक पुस्तक है जो मेरे विचार में न केवल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दोषपूर्ण है अपितु आधुनिक विश्व के लिए रुचिकर अथवा प्रयोग के योग्य नहीं है। ये टक्कर ने कहा। कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स ने नहीं लिखी है? जर्मन आइडियोलॉजी, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, पेरिस कम्युनिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, ये तीनों मार्क्स की रचना है, लेकिन साइंस ऑफ लॉजिक इसकी रचना नहीं है। तो ऑप्शन बी। 299 कि पूंजीवाद के विस्तार के साथ मध्यम वर्ग लुप्त हो जाएगा। मार्क्स के विचार के विरुद्ध यह कहने वाला प्रथम विचारक कौन था कि मध्यम वर्ग नष्ट नहीं होगा और श्रमजीवी वर्ग की वर्तमान कंगाली भी नहीं होगी? ये कथन बुखारिन है। 300 कि मार्क्स निम्नलिखित में से किसको नहीं मानते हैं? तो मार्क्स मानव चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करती है? बिल्कुल नहीं। वो पदार्थ को बात करता है, तो ठीक ही उससे संबंधित नहीं है। सर्वहारा ये श्रमिक वर्ग की तानाशाही, मार्क्स। कम्युनिस्ट पार्टी, लेनिन। और हेजिमनी का सिद्धांत यानी प्रभुत्व का सिद्धांत, ग्रामशी। और बहुकेंद्रिता, टोगलियाटी। ठीक। यह किसने कहा कि स्वयं मेरा अस्तित्व एक सामाजिक क्रियाकलाप है तथा क्रियाकलाप और मन में अपने संदर्भ में और साथ ही अपने उद्गम में सामाजिक है? वे सामाजिक क्रियाकलाप तथा सामाजिक मन है। किसका कोट है? कार्ल मार्क्स का। अभिजात वर्ग का स्पेक्युलेटर्स और रेंटियर्स के रूप में पेरेटो द्वारा किया गया वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित शासनात्मक गुट के अभिलक्षणों से मिलता जुलता है? तो ये है कार्ल मार्क्स। मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित में से किसने की है? तो ये सावरकर ने। निम्नलिखित में से किसने मनुष्य को होम फेवर के रूप में कल्पित किया है? देखिए, ये क्या रखिएगा, ये जो है अतिरिक्त मार्क्सवादी अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत की आलोचना एम एन रॉय होगा। इसमें एम एन रॉय, सुधार कीजिए, बी। निम्नलिखित में से किसने मनुष्य को होम फेवर के रूप में कल्पित किया है? तो कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया, यानी माओ की पुस्तक कौन सी नहीं है? ये भी बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नोट कीजिए। ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोलिशन गवर्नमेंट, ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ये तीनों ही माओ की रचना है। पीपल्स वॉर उसकी नहीं है, ऑप्शन सी। मार्क्स के लेखों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका चूंकि पहले पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी आई एक नंबर पे, फिर उसके बाद आती है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पर आती है नहीं, पहले पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, फिर है थीसिस ऑन फायरबॉक, ठीक, और तीसरे नंबर पे है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और चौथे नंबर पर कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक।
मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति के नियम इन्हें समाविष्ट नहीं करते हैं। किनको? द्वंद्वात्मक पद्धति अपने प्रचलन को केवल भूतकाल की समझ तक सीमित करती है, नहीं भविष्य काल भी। निम्न में से किसने कहा है कि श्रम शक्ति श्रमिक मस्तिष्क मांसपेशी तथा नसों के बराबर होती है? यह है मार्क्स। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि कामगारों की मुक्ति का आधार स्वयं इनका कार्य है? कार्ल मार्क्स। राज्य और क्रांति के बारे में मार्क्स का सिद्धांत किससे लिया गया है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति की परंपरा से। कार्ल मार्क्स की रचनाओं को उनके प्रकाशित होने के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले इसमें होली फैमिली, फिर उसके बाद आता है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, और तीसरे नंबर पर कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और चौथे नंबर पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मार्क्स के लिए निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी समाजवादी नहीं है? थी एंजल्स। पदार्थ गति की अवस्था में क्या होते हैं? पदार्थ में पर्यावरण के दबाव के कारण गति होती है। फिर है, देखिए क्वेश्चन डिसमैच है, छोड़िए। किसने कहा मनुष्य को सोचने के पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा और उत्पादन का मूल्य कार्यकलाप है? किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का कोट है। कार्ल मार्क्स अत्यधिक प्रभावित किससे हुआ था? तो हीगल के सामाजिक उद्भव से। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवाद को राजनीतिक सिद्धांत के बजाय एक विचारधारा मानता है? ये जर्मिनो। जिनमें से कौन सा एक कार्ल मार्क्स के राजनीतिक दर्शन का एक पक्ष है? तो है आपका, इसमें से कोई नहीं है, तो डी होगा। धार्मिक तथा राजनीतिक भ्रांतियों से आवृत्ति शोषण के स्थान पर इसे बुर्जुआ ने नग्न बेशर्म प्रत्यक्ष पार्श्विक शोषण को प्रस्थापित किया है। कथन किसका है? तो ये कार्ल मार्क्स का कोट है। 1857 के पूर्व भारत में ब्रिटिश राज को विध्वंसात्मक तथा पतोन्मुखी के रूप में किसने वर्णित किया था? तो ये कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की निम्नलिखित में से किस कृति में उसके श्रम के प्रति उदासीनता विषय विचार मिलते हैं? ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो ये आपका इसका होगा श्रम से संबंधित उदासीनता, ये श्रम के प्रति उदासीनता हो। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। मार्क्स के अनुसार कोई भी राजनीतिक व्यवस्था वैध नहीं है जब तक वह बल नहीं देती। किस पर? मनुष्य की मुक्ति के लिए। कार्ल मार्क्स ने समय के साथ समाज के परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया? तो वो था ऐतिहासिक भौतिकवाद। समाज जिस तरह से व्यवस्थित है वह स्वाभाविक और सही है तथा उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। कार्ल मार्क्स के अनुसार यह विश्वास किस अभिकरण के द्वारा संभव हुआ? कि सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण। सॉरी, ये सी होगा, शिक्षा व्यवस्था। मार्क्स के आर्थिक विचारों से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसमें गलत कथन है, अतिरिक्त मूल्य का सृजन विनिमय प्रक्रिया के दौरान होता है। बिल्कुल नहीं, ये गलत है। मार्क्स के अनुसार इतिहास किसकी उपज है? तो भौतिक शक्तियों की उपज है। निम्न से कौन सी कृति कार्ल मार्क्स व एंजल्स की है? तो वह है आपकी जर्मन आइडियोलॉजी। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है? पूंजीवाद की उच्चतम अवस्था। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि पूंजीवाद जो साम्राज्यवाद है, पूंजीवाद की अंतिम उच्चतम अवस्था है। ये कथन किसका है? तो लेनिन का है, ऑप्शन सी। अंतर्विरोधी का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो माओ से। लोकयोजन पीपल्स वार की संकल्पना विकसित करने का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिएगा, माओ से तुंग। मार्क्सवादी केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। ये किसने कहा था? तो कार्टसी ने कहा। नौ उदार पूंजीवाद का भौतिक जनक निम्नलिखित में से कौन समझा जाता है? तो वह एफ.ए. हेयक। स्टेट एंड रेवोल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपके लेनिन। नेक्स्ट है 336। माओ से तुंग द्वारा प्रतिपादित नौ लोकतंत्र का मुख्य लक्षण क्या है?
तो है संयुक्त समाजवादी सोवियत गणतंत्र के जैसे एक लोकतांत्रिक गणतंत्र। साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुकूलित किया है? तो ये माओ से तुंग। किसने कहा कि प्राकृतिक अवस्था में युद्ध था और हर व्यक्ति सब लोगों के विरुद्ध युद्ध था? ये हॉब्स का कोट है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है, किसने कहा है? तो ये लेनिन ने कहा है। राज्य की उत्पत्ति के नीचे दिए गए किस सिद्धांत को सर्वोत्तम माना गया है? तो है विकासवादी सिद्धांत को। कार्ल मार्क्स के अनुसार उसके पहले का सारा समाजवादी चिंतन क्या था? तो काल्पनिक था। किसने कहा राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है? कार्ल मार्क्स ने। कि निम्नलिखित में से क्या मार्क्सवाद से संबंध नहीं रखता है? यह है आपका अहस्तक्षेप। आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो यह है मार्क्स। कौन विश्वास करता था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है, कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती? तो कार्ल मार्क्स। सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व अवधारणा का प्रतिपादन किया गया, तो ये प्रतिपादन किया कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल में। ये भी याद रखिए किस पुस्तक में। निम्नलिखित में से किसने राज्य के आधार और अधिसंरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो कार्ल मार्क्स। मार्क्स ने साम्यवाद को अस्त व्यस्त की स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बनाया। ये देखिए क्वेश्चन रिपीट है, इसका आंसर आपको पता होगा। किन भौतिक आधारों पर मार्क्स द्वारा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? तो वह भौतिक शक्तियों के आधार पर। किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने कहा है। मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा? तो लॉर्ड एक्टन ने कहा है, ऑप्शन ए। मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहने वाले एक्टन साहब हुए। EMS नंबूद्रिपाद की पुस्तक महात्मा एंड इज्म निम्नलिखित में से किस विचारधारा के दृष्टिकोण से महात्मा गांधी का विश्लेषण है? तो ये मार्क्सवादी दृष्टिकोण से। निम्नलिखित में से किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार की दासता के रूप में वर्णन किया है? तो रॉबर्ट नॉजिक ने। ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता बताई है, तो क्या? तो निष्क्रिय क्रांति। किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर बताया है? बेहद बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो अल्थ्यूजर ने। किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है? तो है शेल्डन वॉलिन। 359 रॉयल लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी? तो ये था औपनिवेशिक प्रश्न। यह आशंका किसने व्यक्त की थी कि मार्क्स के सर्वहारा वर्ग की तनाशाही सर्वहारा वर्ग पर तनाशाही हो जाएगी? ये बाकुनिन। ये मैच कीजिए जरा। पेरिस मनुस्क्रिप्ट जो है आपकी विसंबंधन प्रोग्राम से संबंधित है, ठीक। और दास कैपिटल किससे संबंधित है? ये है अधिशेष मूल्य, ठीक। 18th ब्रूमेर ऑफ लुई बोनापार्ट ये संबंधित है आपका राज्य की अपेक्षित स्वायत्तता से। और क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम ये सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। निम्न में से किसकी क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? ये था कृषक वर्ग। अब हम लोग भारतीय विचारक मनु और कौटिल्य से संबंधित पढ़ेंगे, जिसमें भारतीय विचारक मनु, कौटिल्य और गांधी इनसे संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे, ठीक। और फिर से साथियों आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को जरूर जरूर आप सब्सक्राइब करें, ठीक, जिससे हम लोग का मनोबल बढ़े और आपके सपोर्ट से ही हम लोग आपके लिए बेहतर कंटेंट अवेलेबल कराने का भरसक प्रयास करें। तो इसके लिए जरूरी है कि आप भी हमारा सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करके, शेयर करके। और कुछ भी हो कमेंट बॉक्स में कमेंट आप कर सकते हैं, क्या सजेशन और क्या कैसे पढ़ा जाए, कौन कौन से कंटेंट लाया जाए। निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टीशिप की अवधारणा का प्रतिपादन किया? तो महात्मा गांधी ने। निम्नलिखित में से कौन से आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का उपयोग करने पर राज्य द्वारा युक्तियुक्त निर्बंधन की परिधि में आते हैं? कौन कौन से? तो सभी आएंगे राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या सदाचार या न्यायालय की अवमानना। तो ऑप्शन डी। गांधी जी द्वारा प्रतिपादित न्यायधारिता का लक्ष्य क्या है? तो है सर्वोदय। इसमें एक भी नहीं है, तो डी होगा कोई नहीं। 367 कि गांधी के न्यायधारिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है? मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद।
गांधी जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विद माई ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ। ठीक। निम्नलिखित में से क्या महात्मा गांधी की स्वराज की अवधारणा का अंग नहीं था? तो विधि का शासन। गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर बल दिया है? तो उन्होंने राजनीति का आध्यात्मिकरण किया। महात्मा गांधी के विचार से प्रभावित किससे हुए थे? महात्मा गांधी के विचार किससे प्रभावित हुए? तो थोरो से, टॉल्स्टॉय और रस्किन से, सभी से। तो डी सत्य है। 373 कि किसने ये विचार प्रतिपादित किया कि प्रत्येक गांव पंचायत का गणराज्य होगा? तो महात्मा गांधी। ये आपको मैच करना है, ये ऑलरेडी मैच है। ठीक, ये सभी मैच हैं। ठीक। गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? तो राम राज्य होगा, ये आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की स्थिति को सही रूप में प्रस्तुत करते हैं? ये आपको बताना है कि साध्य को छोड़ दो यदि साधन अपवित्र है, ये सत्य है। और जो छोटा है वही सुंदर है, ये भी सत्य है। ठीक। संपत्ति चोरी ये क्रोध होगा, मार्क्सवाद में हिंसा निकाल लीजिए तो गांधीवाद होगा, ऐसा नहीं है। तो केवल आपका सी होगा, 1 और 4, ऑप्शन सी। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प क्या है? तो यह है आपका सर्वोदय। एक प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है, तो ठीक थोड़ा इसको समझ से। निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम था? तो कार्ल मार्क्स। 380 नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित संकल्पनाओं या सिद्धांतों के अस्तित्व में आने के कालक्रम में रखिए। तो सबसे पहले सप्तांग, फिर थ्योरी ऑफ प्रोटेक्शन, फिर अहिंसात्मक प्रयोग और फिर सत्याग्रह। तो ऑलरेडी है क्रम में 1 2 3 4। 381 निम्नलिखित में से हिंसात्मक प्रतिरोध के सिद्धांत का जनक कौन है? तो अरविंदो घोष है। अहिंसात्मक प्रतिरोध ही अरविंदो घोष। निम्नलिखित सिद्धांतों संकल्पनाओं की उत्पत्ति के कालक्रम क्या है? सबसे पहले सामान्य इच्छा 1, फिर उसके बाद आता है आपका सत्याग्रह 2, फिर उसके बाद आता है ग्राम स्वराज 3, फिर अथॉरिटी एज फेडरल चौथे नंबर पर। अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह को मिला देने से आप विश्व को अपने कदमों में ले आएंगे, किसका कथन है? महात्मा गांधी का। प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत किसमें पाया जाता है? तो अर्थशास्त्र में। राजा के लिए उत्तरदायित्व के सिद्धांत का जिक्र करते हुए उसने कहा कि अपनी प्रजा की खुशी में उसकी खुशी है, प्रजा के कल्याण में उसका कल्याण है। ये कथन है आपका आचार्य कौटिल्य का। 387 महात्मा गांधी ने अपनी व्याख्या किस रूप में की है? तो स्वयं अपने को तात्विक या दर्शनात्मक अराजकतावादी बोलते हैं। हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया? तो ये 1908 में लिखा गया। हिंद स्वराज निम्नांकित का समर्थन अथवा पक्ष पोषण करता है, किसका? तो बिस्मार्क का, जर्मनी। सत्यवीर की कथा जिसका अनुवाद गांधी जी द्वारा गुजराती में किया गया था, वह निम्नलिखित में से किस में थी? तो ये डायलॉग ऑफ प्लेटो। निम्नलिखित में से किसने कहा कि जो लोग ये कहते हैं कि धर्म का राजनीति से कोई देना नहीं है, तो वे धर्म का अर्थ ही नहीं जानते हैं? तो गांधी जी का कोट है। निम्नलिखित प्राचीन लेखकों में से किसे लोग भरत का मैक्यावली कहते हैं? तो ये है कौटिल्य। 395 कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अधिशासन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो ये हैं आपके व्यक्तिगता का कर्तव्यों के साथ विलय और आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना, बुरे मंत्रियों को लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना बिल्कुल नहीं। केवल 1 और 2 3 यानी ऑप्शन बी। अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण। 34 प्रकार के सरकारों का उल्लेख किया गया है, यानी विभाग मतलब डिपार्टमेंट या मंत्रालय। 397 कौटिल्य की षाटगुण नीति का कौन सा पक्ष चढ़ाई करने से है? तो है यान। नेक्स्ट है 398 कि राज्य के सप्तांग सिद्धांत को किसने तैयार किया है? तो कौटिल्य ने।
निम्नलिखित में से कौटिल्य के राज्य का अंग नहीं है, तो वर्ण व्यवस्था। 400। गांधी की सर्वोदय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो है कि समाज के सभी वर्गों का कल्याण हो। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में सरकारी धन के गबन के कितने तरीकों का उल्लेख किया गया है? मतलब भ्रष्टाचार के कितने तरीकों का उल्लेख किया गया है? तो कुल 40 प्रकार के। निम्नलिखित में से किसने कहा था, मैं जिन भी धार्मिक व्यक्तियों से मिला उनमें से अधिकतर छद्मवेश में राजनीतिज्ञ थे, लेकिन मैं राजनीति का वेश धारण करता हूँ जो छद्मवेश में हृदय से एक धार्मिक व्यक्ति हैं। किसने? तो ये हैं एम के गांधी। ये उन्होंने गोखले के बारे में कहा था। 404। लेखक एम के गांधी द्वारा लिखी गई हिंद स्वराज की कथा आख्यान की श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन से रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो संवादिनी डायलॉग के रूप में, ऑप्शन बी। धर्म से रहित राजनीति मात्र कूड़ा है, किसका कथन है? तो महात्मा गांधी का। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो बुद्धा धम्म सही है, कौटिल्य राज्य की 7 भुजाएं सत्य है, महावीर निर्वाण सत्य है, मनु लोक लड़काएं बिल्कुल नहीं, ये ऐसा नहीं है, डी डिसमैच है। निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्र का सही घटक नहीं है? भौतिकवाद। एम के गांधी के हिंद स्वराज के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो यह स्वराज को स्वशासन के रूप में परिभाषित करती है, ऐसा नहीं है। कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो विष्णुगुप्त। मनु की विराट पुरुष की अवधारणा में राजा के पास कितने देवी देवताओं की शक्तियां होती हैं? हैं 8। जॉन रॉल्स के सिद्धांत से संबंधित पदावली नहीं है, लौकिक परंतु मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत है, तो क्या? दैवी, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वप्रथम सिद्धांतवादी था जिसने सरकारों का एक सुव्यवस्थित वर्गीकरण प्रस्तुत किया? तो है अरस्तु। मनु का राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत आधारित है, तो दैवी सिद्धांत पर। प्राचीन भारत का मैक्यावलिक किसे कहा जाता है? तो कौटिल्य को। कौटिल्य के अनुसार राज्यमंडल में कितनी संख्याएं होनी चाहिए? तो कम, ये 12। कौटिल्य के लिए स्वामी का क्या अर्थ है? तो राजा है, राजा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक है? तो ये है आचार्य मनु। गांधी ने अपने विचारों को निम्न में से किस आधार पर प्रकट किया है? तो है प्रयोग के आधार पर। कौटिल्य द्वारा दिए गए योगक्षेम का सिद्धांत का क्या अर्थ है? तो है इनमें से कोई नहीं। 423। प्राचीन भारत का मैक्यावलिक किसे कहा जाता है? तो यह है कौटिल्य को। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं? तो कौटिल्य हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के अस्त्र का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया? तो दक्षिण अफ्रीका में। कौटिल्य के लिए स्वामी का क्या अर्थ है? तो है आपका राजा। ट्रस्टीशिप का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने। निम्नलिखित में से कौन सा गांधी जी की राजनीति के प्रतिरूप यानी मॉडल का लक्षण नहीं है? तो है सत्ता। निम्न में से कौन राजधर्म के सिद्धांत का प्रतिपादक था? तो ये था मनु। कौटिल्य के अनुसार निम्न में से कौन सा राज्य का अंग नहीं है? सेना। मनु के षाटगुणी में निम्न से कौन शामिल नहीं है? शांति, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से नहीं, सॉरी, इसमें होगा व्यवहार। व्यवहार। निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो है स्वशासन। निम्नलिखित में से कौन सा एक महात्मा गांधी को होम रूल की संकल्पना जिसकी हिंद स्वराज की में रूपरेखा दी गई भाग नहीं है? तो संसदीय शासन। 434। मनु राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो थे दैवी सिद्धांत के समर्थक थे। 435। कि कौटिल्य समर्थक था किसका? तो राजतंत्र का। महात्मा गांधी के अनुसार हिंसा है, तो हिंसा क्या है? 3 प्रकार की, मनसा, वाचा, कर्मणा, 3 प्रकार की हिंसा होती है। कौटिल्य के द्वारा राज्य के किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है? तो ये सप्तांग सिद्धांत का। गीता बोध किसने लिखा है? तो गीता बोध महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया। किसने कहा मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है? तो यह है महात्मा गांधी।
निम्नलिखित में से कौन गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो है आपका स्वशासन। 441 सप्तांग सिद्धांत का संबंध किससे? राजनीतिक व्यवस्था से। 442 किसने कहा कि धर्म से वंचित राजनीतिक मृत्युजाल है क्योंकि वह आत्मा का हनन करती है? थी एम के गांधी। गांधी जी के सत्याग्रह का एक साधन नहीं था, कौन सा? तो हिंसक कार्य। 444 कौटिल्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य क्या है? तो है विधि को लागू करना। 445 कि गांधी जी की आत्मकथा के क्या नाम है? सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। स्मृति के लेखक कौन है? तो मनु। यह किसका कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावलीवाद का उदाहरण है, इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है? यह है वेबर। गांधी ने स्वयं को किस रूप में बताया? तो दार्शनिक रूप से अराजकतावादी। निम्नलिखित में से किसे द्वंद्वात्मक विचारवाद की कार्य प्रणाली के जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? तो GWF हीगल को। अब देखिए हम लोग अन्य राजनीतिक विचारकों को पढ़ेंगे, भारतीय राजनीतिक विचारकों को जो छूट गए हैं। निम्नलिखित में से एक थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? तो जॉन रॉल्स। निम्न में से कौन से ग्रंथ स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजतंत्र की अवधारणा को लिया था? मनुस्मृति से। अरविंदो घोष का वंदे मातरम उनके राजनीतिक उद्भव के किस काल को दर्शाता है? तो आध्यात्मिक राष्ट्रवाद। नेक्स्ट मैच कीजिए। सर सैयद अहमद खान, ये कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट, ठीक, पुस्तक है उनकी। दयानंद सरस्वती सत्यार्थ प्रकाश। अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन दादा भाई नौरोजी, ये है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। ये मैच कीजिए। दयानंद सरस्वती, देखिए हाँ, दयानंद सरस्वती किससे संबंधित है? वैदिक पुनरुत्थान यानी वेदों की ओर लौटो। सर सैयद अहमद खान ये संबंधित आपकी धर्मनिरपेक्ष शिक्षा व इस्लाम का धर्मशास्त्र, सर सैयद अहमद खान। और अरविंद घोष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और राजा रोम मोहन रॉय प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा से। राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो राम मनोहर लोहिया विकेंद्रित समाजवाद, ठीक, याद रखिएगा, डिसेंट्रलाइज सोशलिज्म के समर्थक थे राम मनोहर लोहिया। निम्न में से कौन चमत्कारिक तत्वशास्त्री की वजह अनुभवात्मक अर्थशास्त्री जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी। दल विहीन लोकतंत्र सिद्धांत के कौन समर्थक थे? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या है? तो निर्वाण। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध परंपरा से संबंधित नहीं है? तो यह है कुंडाचार्य। मार्क्स गांधी एंड सोशलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? राम मनोहर लोहिया, बेहद बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है। राजा राम मोहन रॉय के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो गलत कथन क्या है? कि उन्होंने न्याय की जुड़ी प्रणाली का विरोध किया था, ऐसा नहीं, समर्थन किया था। 465 कि जयाउद्दीन बर्नी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने भारतीय राजनीतिक चिंतन में सर्वप्रथम व्यक्ति की संकल्पना प्रस्तुत किया, सत्य है। केवल उन्होंने समाज में व्यवस्था की स्थापनार्थ धर्म के इस्लामी विचार एवं राजस्व के टर्की के विचार को छोड़ा, ऐसा नहीं, तो केवल एक सही है। जयप्रकाश नारायण की लोकतंत्र की समझ का सार तत्व क्या है? तो है क्रांतिकारी जनिच्छा। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं लिखी गई है? तो कौन सी? महानिर्वाण तंत्र। सेंट थॉमस एक्विनास के किस शिष्य ने उसके ग्रंथ व रेगमिने प्रिंसप को पूरा किया था? तो लुका ने। कार्ल पॉपर के अनुसार अरस्तु की पॉलिटी का घटक नहीं है, कौन सा? तो है जय व्यक्तिवाद। ये मैच करना है। एमएल जो है माइल, जो आपकी रूसो की रचना है, ये संबंधित है शैक्षणिक विचार से। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये संबंध ऐसे समाज का आर्ट्स एंड साइंसेज निर्माण जो भ्रष्ट नहीं होंगे। और डिस्कोर्स ऑन द, ये इतिहास की आपकी व्याख्या, और डिस्कोर्स ऑन द, द प्रिंस का अनुसरण करते हुए किसने 20वीं सदी में मॉडर्न प्रिंस की शीर्षक से पुस्तक लिखी? तो एंटोनियो ग्राम्सी। मॉडर्न प्रिंस इनकी रचना है ग्राम्सी की।
दार्शनिकों में विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, जबकि प्रश्न उसके बदलने का है। ये कथन किसकी है? तो याद रखिए, कथन तो आपके मार्क्स की है, लेकिन किसमें है? थीसिस ऑन फायरबॉक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन टी.एच. ग्रीन के साथ नहीं जोड़ा जा सकता कि सामान्य हित समुदाय का ध्येय न कि सरकार का? ये गलत है उसके बारे में। 474 लुई अल्थुजर का मुख्य योगदान मानव स्वभाव के मार्क्सीय दृष्टिकोण में किसकी शिक्षाओं को जोड़ना है? तो है सिगमंड फ्रायड। 475 ग्रामसी के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्रांतिकारी परिवर्तन स्वार्थ के कारण होगा, ये पहला सही है, बाकी दोनों गलत हैं। सी होगा गलत कथन। जीन पाल सार्त्र का अस्तित्ववाद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर मनुष्य स्वयं को अपने द्वारा निर्मित इस परिस्थिति में पाते हैं। परिस्थितियां जो अनुकूलित करती हैं उनके विकल्पों को सीमित करती है। सही है। ये पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। मनुष्य अपने उद्देश्यों और आकांक्षाओं को तय करके अपनी पहचान निर्मित करती है। सत्य है। ब्रह्मांड मनुष्यों के उद्देश्यों के प्रति उदासीन निरर्थक चिंता भी नहीं। सत्य है। 2 और 3 यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये मैच करना है आपको कि जिनपाल सार्त्र जो है आपके बीइंग एंड नथिंगनेस से संबंधित हैं। जॉन रॉल्स इस ये हैं आपके अप पॉलिटिकल लिबरलिज्म। और रॉबर्ट नॉजिक जो हैं ये हैं द नेचर ऑफ रेशनैलिटी। और माइकल वॉल्जर स्फीयर्स ऑफ जस्टिस। ठीक। 480 कि रॉबर्ट नॉजिक ने जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत के विकल्प को आगे बढ़ाया, जिसका प्रमुख लक्षण क्या है? तो हकदारी है। रॉबर्ट नॉजिक के राजनीतिक चिंतन के बारे में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो है आपका कि अधिक कल्याण के लिए उपयुक्तवाद सिद्धांत को लागू किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं। सी राइट मिल्स के अनुसार पावर एलिट सम्मिलित है किसमें? तो बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और सेना में ये पावर एलिट है। निम्नलिखित में से कौन ये विश्वास करता है कि जटिल समानता का सिद्धांत सामाजिक वस्तुओं के वितरण में प्रयुक्त किया जाना चाहिए? तो माइकल वॉल्जर। एस.ई. फाइनल द्वारा वर्णित राजनीतिक संस्कृतियों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? तो है मध्यवर्गीय राजनीतिक संस्कृति। ये मैच कीजिए। विल्फ्रेड पेरेटो ये संबंधित है शासकीय और गैर शासकीय अभियान से। गिटानो मोस्का संबंधित है संगठन की क्षमता से। और रॉबर्ट मिशेल जो संबंधित हैं ये संबंधित अल्पतंत्र का लौह नियम। और मैक्स वेबर राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा से संबंधित हैं। लाक्सो तागेपेरा सूचकांक किससे संबंधित है? तो ये राष्ट्रीय दलीय प्रणाली से। भारत में सामाजिक आंदोलनों के संदर्भ में गैर दलीय राजनीतिक संरचना के विचार प्रस्तुत करने वाले विद्वान हैं तो हैं रजनी कोठारी। भारत संघ में विद्यमान राज्य एवं उसके भीतर नए राज्यों की मांग का त्रुटिपूर्ण युग्म कौन सा है? कर्नाटक महाकौशल। ये गलत है। 490 सामाजिक आंदोलनों और उनकी श्रेणी के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो सनातनी आंदोलन, जनजातीय आंदोलन एक गलत है। 491 एम.एस. ए. राव द्वारा अपनी पुस्तक सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया में प्रतिपादित सामाजिक आंदोलनों के प्रकारों में निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। तो विकासवादी। संविधान संशोधन अब से अप्रभावित राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। देखिए इसमें कुछ प्रश्न इधर के उधर हो गए हैं। हाँ, विश्व इतिहास की झलक किसका ग्रंथ है? तो ये है आपका ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये आपकी नेहरू की है, तो इसमें है नहीं, तो ये होगा। ये आप क्वेश्चन देख लीजिए।
कि ये आपका जैसे ये मिक्स क्वेश्चन हो गया है, ठीक। ये देखिए एक आपका राजनीतिक विचार को संबंधित है कि ग्रामसी ये मार्क्सवाद से संबंधित है, मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण से संबंधित है, हॉब्स सामाजिक समझौता, बेंथम उपयुक्तवाद। नेहरू किसके समर्थक थे? गणतांत्रिक राज समाजवाद के। विकेंद्रीय समाजवाद के समर्थक आपके राम मनोहर लोहिया। ये देखिए ये क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं। तो ये मैकियावेली का कोट है। किसने धन की तुलना महिला से की है? तो ये है मैकियावेली। जैसे ऐसे ऐसे प्रश्न इधर उधर हो गए हैं, तो चलिए कोई बात नहीं, इसको हम लोग देख लेते हैं। एम एन रॉय के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वे संगठक इकाइयों को अलग होने के अधिकारों पर सहमत नहीं थे। बिल्कुल नहीं थे। निम्न में से कौन सी पुस्तक मार्क्स द्वारा लिखित है? तो ये है सभी, उपयुक्त सभी। चलिए ये था आपका, हमने तो ये देख लिया है। तो साथियों ये आपके जो प्रश्न थे, जो पेपर हैं, ये आपके जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं यानी राजनीतिक विचारक, और जिसमें राजनीतिक विचारकों में सब ये जो आपके वेस्टर्न हुए या इंडियन, सभी को हमने पढ़ लिया, उनसे संबंधित हमने प्रश्नों को सॉल्व किया। मैं आशा करता हूँ कि आपके रिवीजन में लाभदायक होंगे। और प्लीज़ चलते चलते एक बार फिर से आपसे गुजारिश, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।